म्यूजिक की तो वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि आज आपका एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि बाहर से पता चल रहा था कुछ होने वाला है। शुरू करें? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय आरसीएम। आप सभी को देख के इतनी खुशी हो रही है कि बस जो आपने इतना मान सम्मान मुझे दिया है, सही मायने में मेरा कोई सम्मान नहीं है। यदि आरसीएम हमारे साथ नहीं होता तो हमें गली के दो लोग भी नहीं जानते थे। ये सारी ताकत आरसीएम की है और आज दूर दूर से आए हैं। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको आज मैं शायद पहली बार क्लोजली मिल रहा हूँ। तो कितने यहाँ पे लीडर्स ऐसे हैं जो मुझे पहली बार किसी क्लोज मीटिंग में सुन रहे हैं? 50% लोग हैं। आप सभी का वेलकम करता हूँ एक बार यहाँ पे। आपसे बस दो रिक्वेस्ट है कि एक तो आप थोड़ा सा अपने मोबाइल को बंद रखिए ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं हो, और दूसरा अगले 2 घंटे यहीं पे रहिए। आपके दिमाग में जो भी बाहर आज तक आपने सुना है आरसीएम के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में सुना है उसको बिल्कुल खाली कर लीजिए। आज मैं आपको, क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे ध्यान से सब ज्वाइन है इसमें, कोई नया व्यक्ति है? कोई नहीं है? आज तो बहुत मजा आने वाला है। तो ये समझ लिए आज मैं आपको आरसीएम की प्लान बताने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको आरसीएम की पावर बताने आया हूँ। पावर पता लग जाएगी तो फिर आप अटेंटिव होके काम करेंगे। यस? थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं और उसके बाद हम बिजनेस की बात करेंगे। मेरा नाम रामकिशन है। मैं पिछले 16 साल से आरसीएम में हूं। इस कंसेप्ट में आने से पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। मेरी जिंदगी की शुरुआत फौज से हुई है। मैं इंडियन नेवी में था, 16 साल इंडियन नेवी में काम किया है। बहुत छोटी उम्र में मैं नेवी में लग गया था क्योंकि हमारा 7 बहन भाइयों का परिवार था और पिताजी अकेले कमाने वाले थे। 1980 में मैं इंडियन नेवी में लगा था और 96 में मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके बाहर आ गया था। नेवी में जाने का मेन पर्पस यही था कि मैं पैसा कमाना चाहता था ज्यादा, लेकिन डिफेंस में पहले बहुत ज्यादा तनख्वाहें नहीं होती थी। आप में से कोई डिफेंस में है? कोई सर्विसमैन, कोई परिवार में? पहले तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं होती थी। आजकल तो फौज में अच्छी तनख्वाह मिलती है क्योंकि 7th पे कमीशन और 6th पे कमीशन में काफी तनख्वाहें हो गई है। तो मैंने वहीं से अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं नेवी को जल्दी ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूंगा। मैंने पेंशन का वेट किया। मैं मैट्रिकुलेट नेवी में लगा था। मैंने ग्रेजुएशन वहां पे की, पोस्ट ग्रेजुएशन की और फिर मैंने 94 में एमबीए किया। उस समय मुझे पता चला कि एमबीए एक ऐसी डिग्री है, यदि वो आपके पास है तो आपको जॉब में कोई चैलेंज नहीं होगा। ये 94 की बात बता रहा हूँ, आज से 30 साल पहले की, आज वाली बात नहीं बता रहा हूँ। आज तो एमबीए को झाड़ू वाली लाइन में लगे रहते हैं कि मुझे कोई चपरासी लगा ले। वो वाला समय नहीं था, समय बदल गया। और मैं रिटायरमेंट होने के बाद जैसे ही गुड़गांव आया तो मुझे नौकरी मिल गई अच्छी कंपनी में। 2-3 कंपनियां मैंने चेंज की। बाद में मैं मारुति उद्योग में गया और वहां पे अच्छा मैं काम कर रहा था। 2005 में अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। आप सभी को मैं बताता हूं कि इस कंसेप्ट को कोई भी व्यक्ति बाय चॉइस नहीं करता है, बाय चांस से आता है। और हमेशा याद रखना, बाय चांस आई हुई चीज काम नहीं करती। चांस में आने के बाद यदि आपने चॉइस के रूप में काम किया, देखिए कोई भी व्यक्ति यदि कोई काम करता है तो बाय चॉइस करता है। कोई जॉब करता है तो बाय चॉइस करता है। कोई डॉक्टर बनता है तो बाय चॉइस बनता है। कोई वकील बनता है तो बाय चॉइस बनता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बाय चांस में आ जाते हैं। ऐसा होता है ना ज्यादातर। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था उसी कंपनी में एक व्यक्ति जो मेरे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने मुझे बताया कि रामकिशन जी, आप हमेशा कहते रहते हो आपके लायक एक काम आया है। मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लायक है।
उन्होंने बोला आप हमेशा कहते हो कि यार कोई बढ़िया काम करेंगे, यहाँ पे लाइफस्टाइल सही नहीं है। आल्दो उस समय मेरा पैकेज अच्छा था, करीब 12 लाख रुपए सालाना मिलते थे मुझे, लेकिन समय बहुत कम मिलता था। ऐसा लगता था कि जिंदगी मशीन बन गई है। और जब आरसीएम की बात हुई तो उन्होंने 2 बातें मेरे को बताई कि यह एक ऐसा काम है जो जिंदगी को बदल सकता है, यानी आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो डिफेंस का बैकग्राउंड था, मैं हमेशा मैन ऑफ कमिटमेंट रहा हूं। मैं चाहता था कि कोई ऐसा काम मिले जिससे मैं अपने सपने पूरे कर सकूं, क्योंकि मैं नेवी में था तो विदेश में जाने का बहुत मौका मिलता था। हम देखते थे लोग कैसे बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती हैं, बंगले हैं और उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास लिमिटेशंस है। इसलिए मैं आरसीएम को एक अपॉर्चुनिटी भी बोलता हूं कि अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान में कैलिबर की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। 11 लोग ही क्रिकेट खिलाड़ी बन सकते हैं, 15 लोग इस टीम में सेलेक्ट हो सकते हैं, करोड़ों लोग नहीं हो सकते। अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत कंपटीशन है। यस और नो? यस। उस समय एक व्यक्ति ने मुझे आरसीएम के बारे में बताया और ईमानदारी से बोलता हूं, मैंने पहली बार ये 3 शब्द सुने थे, RCM। पहली बार सुने थे, मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है, क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे समाज में कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग का दूर दूर तक मुझे कुछ नहीं पता था। और एक दोस्त को मोबिलाइज करने के लिए मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। बस बात यही रही कि जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने एक बात जो मेरे को कही थी कि सपने पूरे कर सकता है। तो एक ही कंपनी में रहने वाले, लंच का टाइम साथ ही होता था, तो मैं उसको बार बार कहता था कि भाई ज्वाइन तो कर लिया और सपने पूरे कब होंगे। अब मैं रोज ही उसको कहने लगा। खास बात ये रही कि वो व्यक्ति मेरे से 2 दिन पहले ज्वाइन हुआ था, तो उसे भी प्लान का कुछ मालूम नहीं था। ज्यादातर ऐसे ही होता है, हम ज्वाइन होते हैं, हम किसी को ज्वाइन करा देते हैं कि तू करोड़पति बन जाएगा, और कोई मेरा जैसा भूत मिल गया कि बताओ कैसे करोड़पति बनेंगे। ज्यादातर लोग पूछते नहीं, ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन पूछते नहीं है। लेकिन मैं पीछे पड़ गया कि बताओ सपने पूरे कैसे होंगे। अब वो 2 दिन पहले ज्वाइन हुआ, वो उसने अपने अपलाइन को फोन लगाया कि एक भूत ऐसा हो गया है कि मेरे पीछे पड़ गया है कि सपने पूरे करना है। तो अपलाइन यदि मान लो नरेश जी जैसी रही तो बहुत खुश होगा कि कोई तो व्यक्ति मिला जो काम करना चाहता है। ये सब नो? तो उन्होंने कहा कि उसे एक सेमिनार में लेके जाइए। आरसीएम की समझ सेमिनार में ही आती है। और 15 अगस्त 2005 को गुड़गांव में बहुत बड़ा सेमिनार था, हजारों लोगों की भीड़ थी। उसमें पहली बार मेरे को सेमिनार में बुलाया गया। अभी जो लोग नौकरी करने वाले हैं उनके लिए संडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने लोग जॉब कर रहे हैं आप में से? ऐसा लग रहा है कि आज आपके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वही वो दिन होता है रेस्ट करने का। पूरे सप्ताह भर की थकान, घर के काम, बहुत सारी होती है जिम्मेवारियां। यस और नो? लेकिन एक बात मेरे जहन में बार बार आती थी कि सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं तो मुझे सेमिनार में जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है मैं आऊंगा सेमिनार में। घर वाले बोल रहे थे कि गैस सिलेंडर खाली है, पाइप लीकेज है, बच्चे का कुछ काम है। मैं बोला वो बाद में, पहले आज मेरे को एक देख के आना कि सपने पूरे कैसे होते हैं। प्रोग्राम नॉर्मली 11 बजे शुरू होता है, मैं 10 बजे ही चला गया। पहला व्यक्ति था मैं उस वहां पे जाके, मैंने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मेरे को बेवकूफ बनाया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरी एक्टिविटी से, मेरी स्टोरी से आप रियल में उस चीज को समझ सके। और एक बात और बता देता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं देने आया हूं। बाहर शिक्षा मंत्री वो हो सकता है जो अनपढ़ हो सकता है या नहीं? स्वास्थ्य मंत्री वो हो सकता है जिसके 100 बीमारी हो, लेकिन यहाँ पे स्टार रूपी वही बनेगा जो वहां से रगड़े खा के यहाँ तक पहुंचता है। 16 साल पहले आपकी तरह ही मैं पीछे की बेंच में बैठा था। उस मीटिंग में जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया, अब मैंने देखा यार बेवकूफ तो नहीं बना दिया मेरे को, क्योंकि मैंने तो सुना ही नहीं था आरसीएम की मीटिंग है कि।
कोई व्यक्ति नहीं वहां पे 10 बजे तक। एक मैसेज आप ले लेना, यदि आप आरसीएम के प्रोग्राम में 1 घंटा पहले जाओगे तो एक दिन आप भी स्टार भी बन जाओगे। लोग 1 घंटा बाद में जाते, 11 बजे की मीटिंग होती है, 12 बजे आते, होता है नहीं ज्यादातर। एक मैसेज हर बात पे आपको मिलेगा। जब 10 बजे मैं गया, मैंने देखा घूम घाम के, फिर मैं अंदर घुस गया मीटिंग हॉल में, चेयर लगी हुई थी बहुत सारी। अब मैंने सोचा कि मीटिंग शायद खत्म हो चुकी, कि एक भी आदमी नहीं है तो खत्म ही हो चुकी होगी। फिर भी मैं घूमता रहा तो 10:30 बजे 2 व्यक्ति आए जो ऐसे कोट पैंट में थे। अब मेरे को तो पता नहीं आरसीएम वालों के ड्रेस है, उनको भाई ये वकील क्यों आए हैं, ऐसा होता है नहीं भाई, जिसे पता ही नहीं है तो वो क्या समझेगा। मैं सोचा पता नहीं क्या है, क्या देख रहे हैं इधर। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बैनर निकाला, उस पे लिखा हुआ था आरसीएम बिजनेस आर्थिक आजादी का अभियान। पहले ऐसा आता था बैनर, मुझे लगा कि ये वही लोग हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ आरसीएम की मीटिंग है? बोला हाँ जी मीटिंग है 11 बजे। अच्छा, इसका मतलब लोग अभी आएंगे, कब आएंगे? बोला अभी देखना। और थोड़ी देर के बाद 1, 2, 4, 5, 10 धीरे धीरे होल बनने लगा। जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया था वो भी मैनेजर था और मैं भी मैनेजर था। 2005 में आम आदमी के पास मोबाइल नहीं होते थे, ये सुन लो। मैंने अपने फोन किया कि भाई आप जल्दी आ जाओ, मैं तो आ गया हूँ, मीटिंग में लोग आ रहे हैं। वो बोलने लगे मैं आ रहा हूँ। फिर 15 मिनट के बाद फोन किया कि कहां पे हो? बोला मैं रास्ते में हूं। और उसके बाद 11 बजे उन्होंने फोन बंद कर दिया। जिसने मुझे बुलाया वो खुद ही नहीं आया। मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूं कि बिजनेस आपकी मर्जी से नहीं होता है, परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप आरसीएम की मीटिंग में हो।